हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज तरकश के बारे में। एक्सरसाइज तरकश, इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये एक्सरसाइज तरकश के बारे में समझने से पहले एक्सरसाइज क्या होती है उसके बारे में समझें। तो नॉर्मली हम तीन टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी के बीच में, नेवी के बीच में और एयरफोर्स के बीच में। ये तीन टाइप की एक्सरसाइज होती है नॉर्मली। अभी ये एक्सरसाइज दो देशों के बीच में भी हो सकती है जिसको हम बायलेटरल एक्सरसाइज बोलते हैं, और ये एक्सरसाइज दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो सकती है जिसको हम मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, राइट। तो नॉर्मली आर्मी, नेवी और एयरफोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज होती है एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए, दोनों देशों के बीच में या तो फिर दो से ज्यादा देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए नॉर्मली एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तरकश, ये इंडिया और यूएस के बीच में हुई। लेकिन ये कोई आर्मी की, नेवी की कि एयरफोर्स की नहीं है। इसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है। कौन कौन से स्पेशल फोर्सेस के द्वारा? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया की तरफ से, और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जिसको हम एसओएफ बोलते हैं, वो यूएस की तरफ से। तो ये दोनों फोर्सेस के द्वारा एक्सरसाइज सर्कस के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया है। इंडिया और यूएस के बीच में होता है एक्सरसाइज। सेवंथ एडिशन अभी रिसेंटली हुआ कोलकाता के अंदर, इसके लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो एक्सरसाइज तर्कश होता है, ये दोनों स्पेशल फोर्सेस के बीच में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? अगर मैं इस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं कि एक्सरसाइज तर्कश क्यों कंडक्ट किया जाता है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये बायलेटरल एक्सरसाइज का फंक्शनल रिलेशन को बिल्ड करना इंडिया और यूएस के बीच में, और इंटर ऑपरेटिविटी को बढ़ाना। इंटर ऑपरेटिविटी क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको काउंटर करना है। दोनों देशों के बीच में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज होती है, राइट ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तरकस एक्सरसाइज इंडिया कौन सी देश के साथ करता है? यूएस के साथ। कौन सा फोर्स अभी ये तर्कस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, राइट ना। और इस एक्सरसाइज के अंदर दोनों देश अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, और बहुत सारे टेरर ऑपरेशंस को किस तरीके से काउंटर किया जाए बराबर ना, उसके बारे में एक्सरसाइज करते हैं, राइट ना। तो तरकस एक्सरसाइज कलकत्ता के अंदर हुआ, सेवंथ एडिशन, इंडिया यूएस के साथ करता है। इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया, और काउंटर टेररिज्म को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्सरसाइज को हर साल किया जाता है, राइट ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। स्वच्छता पखवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में समझे। अभी रिसेंटली स्वच्छता पखवाड़ा को सेलिब्रेट किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये मिनिस्ट्री के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को सेलिब्रेट किया गया। पखवाड़ा नाम से पता चलता है ये 15 दिन का फेस्टिवल होगा। 16 से 31 मई को ये सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। अभी ये स्वच्छता पखवाड़ा क्या है उसके बारे में समझे। स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में समझने से पहले स्वच्छ भारत मिशन के बारे में समझे फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करूं तो ये मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये मिशन के दो पार्ट हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। जो अर्बन वाला पार्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो ग्रामीण वाला पार्ट है उसको कौन हैंडल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वो ग्रामीण वाले पार्ट को हैंडल करता है। और स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। ये स्वच्छ भारत मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि नाम से पता चलता है भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। किस तरीके से? तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। भारत को क्या बनाना है? ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच नहीं करना है। जितने भी अनसैनिटरी टॉयलेट्स है उसको कन्वर्ट करना है फ्लश टॉयलेट्स के अंदर। उसके अलावा जो मैन्युअल स्कैवेंजिंग है, जो गटर वगैरह जो मैन्युअली साफ होती है उसकी जगह पे मशीन से साफ करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है।
और लोगों का बिहेवियर चेंज करना है सैनिटेशन के प्रैक्टिस के अंदर, बराबर ना। तो ये सब कुछ एग्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ भारत मिशन के, राइट। स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना देश को, जो अनसैनिटरी टॉयलेट्स है उसको फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को दूर करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, और लोगों के बिहेवियर्स के अंदर चेंज करना कि भाई आप किस तरीके से अपने सैनिटेशन प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस मिशन को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा ये लॉन्च किया गया 2016 के अंदर। ये स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उनको बोला कि आपको साल के अंदर 15 दिन स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, स्वच्छ भारत मिशन के अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को क्या बोला कि साल के अंदर 15 दिन आपको स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट करना है, जहाँ पे आपको स्वच्छ भारत मिशन रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है अपनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर, और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो इसी मिशन के पार्ट के स्वरूप में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा 16 से 31 मई 2024 को स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया। ओके। और ये जो स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी करते हैं उसके इमेजेस वीडियोस वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं कहाँ पे, स्वच्छता समीक्षा पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे उनका इवोल्यूशन किया जाएगा। और जो भी मिनिस्ट्रीज स्वच्छता पखवाड़ा को ऑब्जर्व करती है, वो मिनिस्ट्री को उस 15 दिन के लिए क्या बोलेंगे, स्वच्छता मिनिस्ट्रीज बोलते हैं, राइट ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। 2016 से ये इम्प्लीमेंट होता है स्वच्छ भारत मिशन को और इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन क्या है वो आपको पता चला होगा, स्वच्छता समीक्षा पोर्टल क्या है वो आपको पता चला होगा, और स्वच्छता मिनिस्ट्रीज किसको बोलते हैं वो आपको पता चला होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स अर्थ 2.0 के ऊपर। अब ये अर्थ 2.0 क्या है उसके बारे में समझे। तो अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल टीम ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स ने एक इवोल्यूशन किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेंशन किया है एक प्लेनेट का, जो अर्थ साइज प्लेनेट है, जिसका नाम है स्पेक्यूलस 3b। स्पेक्यूलस 3b उसका नाम है। ये जो अर्थ साइज प्लेनेट है, ये इस प्लेनेट का साइज किसके जैसा है, अर्थ जैसा है। यह प्लेनेट अर्थ से 55 लाइट ईयर्स अवे है, बराबर। और ये जो प्लेनेट है, जिस तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरीके से हम सन के आसपास ऑर्बिट लगाती है, उसी तरीके से ये जो अर्थ साइज प्लेनेट है वो किसके आसपास घूमती है। तो ये अर्थ साइज प्लेनेट वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, उसके आसपास घूमता है, राइट। तो इस स्पेक्यूलस 3b के बारे में बात करें, तो एक अर्थ साइज प्लेनेट है जिसका साइज अर्थ के जितना है, और ये इसके आसपास ऑर्बिट लगाता है एक रेड ड्वार्फ स्टार है, रेड ड्वार्फ स्टार है। और ये जो प्लेनेट है वो पृथ्वी से 55 लाइट ईयर्स अवे है, राइट। और अगर मैं ये जो रेड ड्वार्फ स्टार है, जिस तरीके से अर्थ सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, उसी तरीके से ये जो प्लेनेट है स्पेक्यूलस 3b वो रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास चक्कर लगाता है। अगर मैं इस रेड ड्वार्फ स्टार के बारे में बात करूं, तो ये जो रेड ड्वार्फ स्टार है वो जुपिटर की साइज के जितना है, और ये अपने सन से 100 टाइम्स डीमर है। सन की जितनी इंटेंसिटी है, बराबर, उससे वो 100 टाइम्स डीमर है, बराबर ना। सन जितना वो गर्म नहीं है, और उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो सन का जो टेम्परेचर उससे हाफ है, राइट। एंड ये जो प्लेनेट है इज द ओनली सेकंड ऑफ इट्स काइंड टू बी डिस्कवर्ड अराउंड दिस टाइप ऑफ द स्टार। तो ये जो रेड ड्वार्फ स्टार होते हैं उसके आसपास ऑर्बिट लगाने वाले जो प्लैनेट्स हैं, उसमें ये मात्र सेकंड टाइप का है, बराबर ना। आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट प्लेनेट था जो इस टाइप के स्टार के आसपास ऑर्बिट लगाता है, बराबर ना। ये जो सेकंड प्लेनेट है उसका नाम क्या है, स्पेक्यूलस 3b है, ओके। एंड अगर मैं स्पेक्यूलस 3b के बारे में बात करूं, तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ रेडिएशन को रिसीव करता है अपने सन से, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितना अर्थ सन से रिसीव करता है एनर्जी, उतना एक सेकंड में 16 गुना ज्यादा ये प्लेनेट उसके सन से एनर्जी रिसीव करता है। तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ रेडिएशन वो रिसीव करता है अपने सन से। और ये जो प्लेनेट है वो इस स्टार के आसपास एक पूरा चक्कर घुमाने के लिए 17 घंटे लगता है। कितना घंटे लगता है उसको, 17 घंटे लगता है। जिस तरीके से मुझे बताओ
सूर्य के आसपास पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है? 365 डेज लगता है। कितना? 365 डेज। उसी तरीके से ये स्टार के आसपास इस प्लेनेट को पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है? 17 घंटे। जिस तरीके से पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती है, पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती घूमती है, और एक्सिस के ऊपर एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे। उसी तरीके से ये जो प्लेनेट है, ये अपनी एक्सिस के ऊपर नहीं घूमता, वो टाइटली क्या है, लॉक है। अभी देखो, ये पृथ्वी के ऊपर दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के आसपास तो चक्कर लगाती ही है, उसके अलावा वो अपने एक्सिस के ऊपर भी चक्कर लगाती है। इसके लिए 24 घंटे में 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे क्या होता है, रात होता है, राइट ना, क्योंकि वो एक्सिस के आसपास भी चक्कर लगाती है, बराबर ना। लेकिन ये जो प्लेनेट है वो अपने एक्सिस के आसपास चक्कर नहीं लगाता। इसके लिए उसके जो पार्ट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके जो पार्ट के ऊपर उसके जो ये जो रेड वार्फ स्टार का जो एनर्जी आता है, वहां पे हमेशा क्या रहता है, दिन रहता है। और जो पार्ट के ऊपर उसका लाइट नहीं गिरता, वहां पे हमेशा क्या रहता है, डार्कनेस रहती है, नाइट रहती है, बराबर ना। तो यहाँ पे पृथ्वी जैसा नहीं है कि 24 घंटे रात और 24 घंटे दिन हो सकता है, बिकॉज वो अपने एक्सिस पे नहीं घूमता। रेड वार्फ स्टार का जो एनर्जी जहाँ पे गिरता है, लाइट जहाँ पे गिरता है, वहां पे हमेशा रात होगी, दिन होगा। और जहाँ पे नहीं गिरता है वहां पे हमेशा क्या होगी, रात होगी फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ये जो प्लेनेट है स्पेक्युलस 3b, उसका जो डिस्कवरी हुआ वो कौन सी टीम के द्वारा किया गया? तो एक टीम बनाई गई थी एक प्रोजेक्ट के अंडर में, स्पेक्युलस प्रोजेक्ट। स्पेक्युलस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सर्च फॉर द प्लेनेट एक्लिप्स इन अल्ट्रा कूल स्टार्स। ऐसे प्लेनेट के ऊपर सर्चिंग करना जो अल्ट्रा कूल स्टार्स के आसपास घूम रहे हैं। तो ये स्पेक्युलस प्रोजेक्ट के अंडर में ये इस प्लेनेट का डिस्कवरी हुआ। स्पेक्युलस प्रोजेक्ट, ध्यान में रखना है उसका फुल फॉर्म। और ये जो प्रोजेक्ट है उसको कौन लीड कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ द लीच, जो बेल्जियम की है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ द लीच ने किसके साथ कोलैबोरेशन करके रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो यूनिवर्सिटी ऑफ द बिर्मिंघम, कैम्ब्रिज, बर्न एंड एमआईटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ उसने एमओयू साइन करके रखा है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये जो ऑब्जर्वेशन किया गया इस प्लेनेट के बारे में, वो कौन सी ऑब्जर्वेटरी से किया गया, ध्यान में रखना है। एटाकामा डेजर्ट ऑफ नॉर्थर्न चिली, एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है एटाकामा डेजर्ट के अंदर। ये एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे आया है? नॉर्दर्न चिली के अंदर आया है। उस ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करके इस प्लेनेट के बारे में डिस्कवरी किया गया है इन यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ध्यान में रखना है। और ये जो स्पेक्युलस प्रोजेक्ट है इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू सर्च फॉर द एक्सो प्लैनेट्स विच इज ऑर्बिटिंग अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार्स। अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जो प्लैनेट घूम रहे हैं उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, बराबर ना। और रेड वार्फ स्टार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बात किया कि एक लो मास स्टार है, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप द स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, बराबर ना। और तो जिस तरीके से पृथ्वी के लिए सन है, उसी तरीके से ये स्पेक्युलस प्लेनेट के लिए ये रेड ड्वार्फ स्टार है, राइट ना। तो रेड वाटर स्टार एक सन से वो कूलर होता है, स्मॉलर होता है, उसका जो टेम्परेचर है सरफेस टेम्परेचर 2200 से 3500 केल्विन जितना होता है। और उसकी जो मोस्ट ऑफ द लाइट है वो इंफ्रारेड पार्ट के ऊपर जाती है, बड़ा स्पेक्ट्रम के, ओके। और किस तरीके से ये जो प्लेनेट है वो अपने एक्सिस के ऊपर किस तरीके से लॉक है, इसकी वजह से उसके ऊपर कायम क्या रहता है, दिन रहता है उसके कुछ पार्ट के ऊपर। और हमेशा रात रहती है उसके कुछ पार्ट के ऊपर, बराबर, क्योंकि वो अपनी एक्सिस के आसपास नहीं घूमता, राइट ना। तो ये ध्यान में रखना है, स्पेक्युलर प्लेनेट क्या है, किसके आसपास घूमता है, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में, कौन इसको लीड कर रहा है, इस सब के बारे में मैं डिस्कशन किया फ्रेंड्स। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे के ऊपर। नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे नाम से पता चलता है ऐसी स्पीसीज को कंजर्व करने की बात चली है कि जो इंडेंजर्ड है, बराबर है, जिनकी प्रजाति लुप्त होने को आई है, उनको कंजर्व करना है। इस डे के बारे में, इस डे के ऊपर उनके बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करके, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे वो सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड व्हाट वी कैन डू टू सेव द इंडेंजर स्पीसीज। तो जो इंडेंजर स्पीसीज है जिनकी प्रजाति लुप्त होने को आई है, उनको सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम हमारी जो एक्टिविटीज है उसका कैसा कंसिक्वेंस होता है उनकी लाइफ के ऊपर, ये स्पीसीज के लाइफ के ऊपर, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस देश को, ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एवरी थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ ऑफ मे।
हर मई महीने के थर्ड फ्राइडे को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट ना। अगर मैं इस दिन के हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो 2006 के अंदर डेविड रॉबिन्सन एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज कोलिजन, ये संस्था और डेविड रॉबिन्सन के द्वारा नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे को सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट की गई हर साल, टू अर्ज द पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, बराबर ना। जो लुप्त होने वाले जो स्पीसीज है उनके सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डेविड रॉबिन्सन और इंडेंजर्ड स्पीसीज कोलिशन के द्वारा 2006 से इस दिन को सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स है इस प्लेनेट के ऊपर, उसमें से 40% वो रिस्क पे है। कौन से रिस्क पे है? एक्सटिंक्शन के, मतलब लुप्त होने के रिस्क पे है। तो 40% एनिमल्स, इंसेक्ट और प्लांट वो इंडेंजर्ड है, तो उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और अगर मैं इस साल के थीम के बारे में बात करूँ तो सेलिब्रेट द सेविंग स्पीसीज, ये इस साल की थीम है, ध्यान में रखना है, ओके। और इस दिन का जो सिग्निफिकेंस है, द डे प्रमोट्स द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इंकरेज द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज दैट हेल्प द प्रोटेक्ट द इंडिजिनस स्पीसीज। दिस इंक्लूड्स हैबिटेट रिस्टोरेशन, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है? हैबिटेट रिस्टोरेशन करना है इन स्पीसीज का, सपोर्टिंग द कंजर्वेशन लॉज एंड एडवोकेटिंग फॉर द स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, राइट। तो इस एक्टिविटी को और प्रमोट करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसी ऑब्जेक्टिव से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट ना। ओके। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 40% एनिमल्स, इंसेक्ट और प्लांट इस प्लेनेट के ऊपर इंडेंजर्ड है, ध्यान में रखना है, ओके। तो इनके कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। इसके बारे में समझते हैं। तो अभी रिसेंटली ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन रिसेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर है बेलारूस के, वो इंडिया के अंदर 2 दिन की विजिट करने के लिए आने वाले हैं। तो ये फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट है बेलारूस के, वो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से क्या लेने देना रखती है उसके बारे में समझे। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, क्या है ये। तो अगर मैं बात करूं, नाम से पता चलता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, मतलब यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज होगी, कुछ कुछ एशियन कंट्रीज होगी, और उन सभी कंट्रीज ने एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो यूरोपियन कंट्रीज कौन सी है? तो ईस्टर्न यूरोप की बेलारूस है और अर्मेनिया है। एशियन कंट्रीज कौन सी है? तो सेंट्रल एशिया की कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। और नॉर्थर्न एशिया की रशिया है। टोटल ये 5 कंट्री का ग्रुप है जिसने एक इकोनॉमिक यूनियन बना है, जिसको क्या बोला गया है? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया है, बोला गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये 5 कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया के द्वारा, कि वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ पार्टनरशिप करेगा टू प्रमोट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है उसके साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके। इसके लिए इंडिया के विजिट के ऊपर बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप करने के लिए, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के बारे में बेसिक समझ में आ गया होगा, राइट। और अगर मैं इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से मैंने बात की, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनियन है टू प्रमोट द फ्री ट्रेड जोन। एंड ये इसके अंदर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है? ईस्टर्न यूरोप की 2 कंट्रीज है, नॉर्थन एरिया की एक, रशिया, और सेंट्रल एशिया की 2 है। कौन कौन सी 2 है? कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, बराबर ना, ओके। और तो ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक, कब? 2014 के अंदर, अस्ताना के अंदर, बराबर ना। ध्यान में रखना है कि इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को एक एग्रीमेंट के अंदर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक। और इसका जो एग्रीमेंट हुआ था 2014 के अंदर हुआ था, अस्ताना के अंदर। इस एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को लिखा गया है? तो इस एग्रीमेंट के अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स करना है इन 5 कंट्रीज के बीच में, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। और उसके अलावा कोऑर्डिनेटेड, हार्मोनाइज एंड सिंगल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है
जो सेक्टर के अंदर इस ट्रीटी के अंदर बात की गई है उस सेक्टर्स के अंदर ये सब चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, बराबर ना। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो सेक्टर्स को डिटरमाइन किया गया है ये पांचों कंट्रीज के द्वारा, उन पांच सेक्टर्स के अंदर, मतलब उन उन सेक्टर्स के अंदर ये पांच कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट होना चाहिए, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर, और कोऑर्डिनेटेड, हार्मोनाइज और सिंगल पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पांचों कंट्रीज के अंदर। ऐसा इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अभी देखो, यूरोपियन यूनियन इज अ डिफरेंट थिंग और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इज अ डिफरेंट थिंग। देखो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि यूरोपियन यूनियन की जो एग्रीमेंट के अंदर जो भी चीज लिखी है वो 27 मेंबर कंट्रीज है उसकी, वो सभी को लागू होता है। और अगर कोई कंट्री उसका वायोलेशन करती है तो उसको कोर्ट्स के सामने खड़ा किया जाता है, बराबर ना। लेकिन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर भी ऐसी एक कोर्ट है, ऐसी एक कोर्ट बनाई गई है जिसका हेडक्वार्टर है मिन्स्क के अंदर। लेकिन यूरोपियन यूनियन में जैसा होता है कि अगर कोई वायोलेशन होगा, अगर उनको, वो कंट्री को कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई कंट्री वायोलेशन करती है या तो कोई रूल को कंप्लाई नहीं करती है तो उनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के द्वारा जिसका नाम रखा है यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉस्को के अंदर। ये जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को, उसकी एक्टिविटीज को, बराबर ना। लेकिन अगर कोई कंट्री इसका वायोलेशन करती है तो उसको कोई कोर्ट के सामने खड़ा नहीं किया जा सकता, राइट ना। उसके अलावा जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उसकी कॉमन करेंसी है यूरो, इस तरीके से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उसकी कोई कॉमन करेंसी नहीं है, राइट ना। जस्ट ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है और रिसेंटली इंडिया उस ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहता है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। इसके लिए बेलारूस के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया की विजिट पे आने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलो, अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज अभी रिसेंटली एक इंडियन डेलीगेशन ने अभी रिसेंटली एक विजिट किया यूएई के अंदर। विजिट कहाँ पे किया, यूएई के अंदर, पहली बार टू होल्ड द डिस्कशन विद द की एंटिटीज देयर ऑन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इंडिया के एक डेलीगेशन ने यूएई को विजिट किया पहली बार, कुछ की एंटिटीज के साथ डिस्कस करने के लिए। तो इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। अभी इस कॉरिडोर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस कॉरिडोर को बनाने की बात हुई G20 की मीटिंग के अंदर, जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। और जब लास्ट मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर G20 की मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर, तभी इस कॉरिडोर को बनाने की बात की गई थी और एमओयू साइन किया गया 7 कंट्री के बीच में, 7 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के बीच में, यूरोपियन यूनियन और 7 कंट्री के बीच में एक एमओयू साइन किया गया। कौन कौन सी 7 कंट्री, यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली और यूरोपियन यूनियन, ये 7 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के बीच में G20 की मीटिंग हुई थी जब न्यू दिल्ली के अंदर, तब ये एमओयू साइन किया गया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का, बराबर ना। तो अभी ये कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में समझे। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे नाम से पता चलता है कि भाई एक कॉरिडोर बनाना है जो किसको किसको कनेक्ट करेगा, इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट के साथ और मिडल ईस्ट को कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ, राइट। अभी देखो, अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पहले ये देख लो कि ये जो डॉटेड लाइन है वो सी रूट है और जो ये होल लाइन है वो क्या है, रेल रूट है। तो एक ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करना है और मिडल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैरीटाइम रूट और रेल रूट दोनों का उपयोग करके कॉरिडोर बनाया गया है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के 2 पोर्ट, मुंबई पोर्ट और एक गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, ये दोनों पोर्ट को दुबई से कनेक्ट किया जाएगा मैरीटाइम रूट से। ओके, फिर यहाँ से सामान रेल रूट से दुबई से कहाँ जाएगा, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन जाएगा और जॉर्डन से रेल रूट के माध्यम से यहाँ पे इसराइल पे पहुंचेगा। इसराइल का यहाँ पे हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट जिसको अदानी के द्वारा परचेस किया गया है, ये सामान हाइफा पोर्ट पे पहुंचेगा। ये हाइफा पोर्ट से सामान जाएगा ग्रीस पे, ग्रीस का एक पोर्ट है पियारस करके, ये पोर्ट पे जाएगा मैरीटाइम रूट के माध्यम से।
और यहाँ पे ग्रीस पे पहुंचने के बाद ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रेल रूट के माध्यम से जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया से मिडल ईस्ट कंट्री, ये जो अरब कंट्रीज है उसको मिडल ईस्ट कंट्रीज बोला जाता है, और मिडल ईस्ट से यूरोपियन कंट्रीज जुड़ेगी इस कॉरिडोर के माध्यम से। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जो हमको जो ये मेरीटाइम मेरीटाइम रूट्स है, ये जो मेरीटाइम रूट्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, राइट। और ये हम रेल और मेरीटाइम ये रूट का इफेक्टिव यूज करके ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, बराबर ना। तो इस वजह से इस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया का एक डेलीगेशन कहाँ पे विजिट करने के लिए गया, यूएई के अंदर, बराबर ध्यान में रखना है, ओके। तो आई थिंक आपको इस कॉरिडोर के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20 के अंदर जो न्यू दिल्ली की जो मीटिंग हुई थी तब ये अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये जो सी है वो मेडिटेरियन सी है। कौन सा सी है फ्रेंड्स? मेडिटेरियन सी है। तो ये इजराइल का हाइफा पोर्ट और ये जो ग्रीस का पियरस फोर्ट, ये दोनों फोर्ट को कहाँ पे लोकेटेड है? मेडिटेरियन सी के ऊपर लोकेटेड है। तो ये मेडिटेरियन सी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? शिपिंग रूट के माध्यम से होगा, राइट ना। और इजरायली पोर्ट से ग्रीस के पोर्ट पे सामान पहुंचेगा और ग्रीस के पोर्ट से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रेल नेटवर्क के माध्यम से जाएगा, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस पूरे कॉरिडोर के बारे में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट जो फ्रेंड्स लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर, उसके बारे में बात करें। तो रिसेंट न्यूज है कि इंडिया इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री और पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द प्रीसियस स्टोन्स व्हिच इज क्रिएटेड इन द लेबोरेटरीज रादर देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो एक रिसेंट न्यूज आई है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है लैब ग्रोन डायमंड का। ये लैब ग्रोन डायमंड नाम से ही पता चलता है ये डायमंड को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हुआ है। ये डायमंड्स को लेबोरेटरीज के अंदर बनाया गया है और ऐसे डायमंड्स को बनाने के अंदर इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। तो ये लैब ग्रोन डायमंड्स क्या है उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करूँ तो ये उनका जो शेप होता है वो सेम नेचुरल डायमंड जैसा ही होता है। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी नेचुरल डायमंड जैसे ही होती है। उनकी केमिकल, ऑप्टिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है नेचुरल डायमंड जैसा। और नेचुरल डायमंड जैसे वो टाइटली बॉन्डेड कार्बन एटम से बने होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे और ये जो लैब ग्रोन डायमंड है उनका जो रिस्पॉन्स होता है लाइट के ऊपर, बराबर वो भी सेम होता है। जिस तरीके से नेचुरल डायमंड्स रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के ऊपर, उसी तरीके से लैब ग्रोन डायमंड भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड्स में, वो उनका ओरिजिन होता है। लैब ग्रोन डायमंड्स आर डायमंड्स दैट आर प्रोड्यूसिंग यूजिंग द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। लैब ग्रोन डायमंड्स को एक ऐसे डायमंड्स है जो कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। और कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए गए हैं? जो जियोग्राफिकल प्रोसेस नेचुरल डायमंड्स के ऊपर होता है वही जियोलॉजिकल प्रोसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने के लिए। और कुछ लैब ग्रोन डायमंड्स लाइक क्यूबिक जिरकोनिया, वाइट सेफराइन, यैग, ऐसे कुछ लैब ग्रोन डायमंड्स तो सेम डी टू डी दिखते हैं नेचुरल डायमंड जैसे, बराबर ना। तो ये लैब ग्रोन डायमंड्स कैसे बनाए जाते हैं उसके प्रोसीजर्स के बारे में बात करें। अगर मैं किस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करूं, तो उसमें एक मेथड है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, जो कॉमनली यूज मेथड है लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने के लिए और सबसे चीपेस्ट मेथड है। इस मेथड के अंदर जो कंडीशंस के अंदर जो नेचुरल डायमंड्स बनते हैं अर्थ के अंदर, उसी कंडीशंस को यहाँ पे आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। और इस प्रोसीजर के अंदर लार्ज मशीन के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन को फिलअप किया जाता है और इस कार्बन को प्रेशर्स ऑफ मोर देन 8,70,000 LPS, इतने ज़्यादा प्रेशर के ऊपर इस कार्बन को क्रश किया जाता है। उसके अलावा उसको कितना टेम्परेचर दिया जाता है? 1300 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है। तो इतनी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन के ऊपर केमिकल कॉम्पोजिशन करके ये डायमंड्स को बनाए जाते हैं, राइट। और इसी मेथड का यूज करके जो लोअर क्वालिटी डायमंड्स भी बनाए जाते हैं इतने ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस करके, राइट ना। और जो लोअर क्वालिटी डायमंड्स है उनके ऊपर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली मेथड का यूज करके उनके ऊपर कलर भी इंप्लीमेंट किया जाता है। पिंक, ब्लू और येलो कलर भी इंप्लीमेंट किया जाता है इस मेथड का यूज करके, राइट। और एक दूसरी मेथड है केमिकल वेपर डिपोजिशन। ये मेथड का यूज करके साइंटिस्ट 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी डायमंड्स बना सकते हैं। और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर अगर आपको डायमंड बनाना है तो केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के अंदर कार्बन विच इज कंटेनिंग गैस उसको पंप किया जाता है वैक्यूम चैम्बर के अंदर और उसके बाद डिपॉजिट किया जाता है उसको डायमंड के सीड के ऊपर, क्रिस्टलाइज किया जाता है और लैब ग्रोन डायमंड को बनाया जाता है, सिंपल, बराबर ना। और
कितने साइज का डायमंड बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर कितना टाइम अलोकेट किया है उस डायमंड को बनाने के लिए, उसके ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी साइज कितनी होगी, राइट। और अगर मैं इस लैब ग्रोन डायमंड्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से होता है, मशीन्स और टूल्स के अंदर इसका यूज हो सकता है, और उसकी जो हार्डनेस और उसके एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है वो उसको आइडियल बनाते हैं कटर्स के लिए। कटर्स को बनाने के लिए ये लैब ग्रोन डायमंड्स की हार्डनेस और उसके एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसको आइडियल बनाती है। और जो प्योर सिंथेटिक डायमंड्स है वो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर एज अ हीट स्प्रेडर फॉर हाई पावर लेजर डायोड्स के लिए, बराबर ना। और इंडिया, दुनिया के अंदर जितने भी लैब ग्रोन डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 15% से भी ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है, बराबर ना। तो वो रिसेंट न्यूज में आया है ये डेटा, इसके लिए ये लैब ग्रोन डायमंड के बारे में हमने पढ़ा, राइट ना। और किस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है, तो ये डायमंड की एक शीट है जिसको डायमंड सीड बोलते हैं, और उसके ऊपर कार्बन को स्प्रेड किया जाता है। कार्बन मेल्ट्स एंड फॉर्म्स इनटू द डायमंड अराउंड द सीड, सीड के आसपास कार्बन को मेल्ट किया जाता है, और फिर देन ये कार्बन को रिमूव किया जाता है, और ये जो रफ सरफेस है उसको फाइन किया जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है, और वो फाइनली क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है फ्रेंड्स। तो डायमंड सीड में से कैसे डायमंड बनता है, ये इसकी प्रोसीजर है, बराबर। मेनली क्या है, कार्बन का कॉम्पोजिशन इसके ऊपर मेनली है। यहाँ पे जो जो टेक्नोलॉजी है लैब ग्रोन डायमंड को बनाने की, वो मेनली क्या है, उसके ऊपर कार्बन किस तरीके से हम कंपोज करते हैं, किस तरीके से हम कार्बन इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं, वो दो मेथड है। कौन सी मेथड है, एक तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड है, ये वाली मेथड जहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का यूज करके कार्बन को इम्प्लीमेंट किया जाता है सीड के ऊपर। और केमिकल वेपर डिपोजिशन है जहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का यूज करके कार्बन को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल के डिपोजिट किया जाता है, राइट ना। तो ये दो मेथड का यूज किया जाता है लेब्रोन डायमंड को बनाने के लिए। सबसे कॉमन कौन सा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये मेथड का यूज करके आप डायमंड के ऊपर कलर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स विशिंग के बारे में। विशिंग एक फ्रॉड की टेक्निक है, बराबर ना, उसके बारे में बात करें तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक सर्कुलर, और उसके एम्प्लॉइज को वार्निंग दिया कि भाई आपको विशिंग से बच के रहना है। एक सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम है विशिंग, उससे बच के रहना है। इसके लिए एक सर्कुलर रिलीज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप किस तरीके से विशिंग से बच सकते हो, किस तरीके से विशिंग के बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ऐसा एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने उसके एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया अभी रिसेंटली। तो अभी इस विशिंग के बारे में बात करें तो विशिंग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉइस प्लस फिशिंग। विशिंग के अंदर क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होता है वो मोबाइल फोन कॉल करता है जो विक्टिम है उसको, और एक लिंक भेजता है उसके फोन के ऊपर मैसेज के माध्यम से, और वो विक्टिम को बोलता है कि भाई एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस लिंक के अंदर, आप उसके अंदर जाओ, उसके ऊपर अपने डेटा फिलअप करो। जैसे ही वो विक्टिम अपना डेटा फिलअप करता है, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है, और फ्रॉडस्टर फिर फ्रॉड क्रिएट करता है, राइट। ये पूरा होता है विशिंग, जिसमें कॉल करके फिशिंग किया जाता है। फिशिंग का मतलब एक लिंक भेजी जाती है, फ्रॉड लिंक भेजी जाती है, जहाँ पे आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट लिंक है, कुछ ऑथेंटिकेटेड लिंक है, ऐसा बोला जाता है, आपके पास से पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, और उसके बाद फ्रॉड क्रिएट किया जाता है, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे ऐसे विशिंग को किस तरीके से बचा जाए, इस विशिंग के माध्यम से ऐसा एक सर्कुलर लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो विशिंग कैसे कैसे हो सकता है, तो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी हो सकता है फ्रॉडस्टर का, बराबर, कि जहाँ पे कॉल स्टार्ट हो जाए विथ ऑटोमेटेड कॉल विच इज क्लेमिंग देर इज एन अर्जेंसी विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल और अदर मैटर्स, और मेकिंग यू क्लिक अ फ्यू नंबर्स और टेक सर्टेन एक्शंस। कि कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेज आए आपके फोन के ऊपर, और उसके अंदर ऐसा बोला जाए कि भाई कुछ फाइनेंशियल और अदर मैटर्स के अंदर कुछ अर्जेंसी है, आपको तुरंत इस नंबर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और ऐसे कुछ नंबर डालने पड़ेंगे, और ऐसे जैसे ही आप इस नंबर को डालो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाए, बराबर ना। सेकेंड, वो कैसे कर सकता है, वो अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बता सकता है कि भाई मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल रहा हूँ, आप मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दो, बहुत अर्जेंसी है, वरना आपके अकाउंट में या तो फिर आपके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा वो अर्जेंसी क्रिएट करेगा। तीसरा कौन सा टेक्निक है, वो आपके अंदर एक फियर क्रिएट करेगा, कुछ अर्जेंसी टैक्टिक्स का यूज करेगा, आपको किसी के बारे में ब्लैकमेल करेगा, बराबर ना, आपके अपने रिलेटिव्स के बारे में ब्लैकमेल करेगा, ऐसे कुछ टैक्टिक्स भी वो यूज कर सकता है। अगर आपको कोई कॉल आता है ऐसा कोई, और उसके अंदर अगर आपको कुछ ऑडियो क्वालिटी
पुअर लगती है, मतलब आपको समझ जाना है कि वो कैसा है, फ्रॉड कॉल है, क्योंकि वहां पे वो रोबोटिक कॉल भी हो सकता है, रोबोट के कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस भी आ सकते हैं, बराबर ना। तो अगर ऐसे कुछ कॉल आते हैं, अगर उसमें ऑडियो क्वालिटी पुअर लगती है, मतलब वो फ्रॉड हो जाएगा, राइट ना। वो फ्रॉड होगा, वो ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ऐसे कुछ सर्कुलर गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए हैं इस विशिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उसके एम्प्लॉइज के अंदर। तो इसके लिए वो रीसेंट न्यूज में है, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा। तो आई थिंक आपके, ओके, तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।